से कल मैं तुम्हें कहना भूल गया, तुम तो काफी बड़ी हो गई हो नंदिता। अभिनव प्लीज मुझे नंदिता मत बुलाओ। उधर से अलायना ने कहा। अभिनव उसके मुंह से यह सुनकर एक सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर उसने पूछा, क्यों, तुम्हारा नाम नंदिता ही तो है। नहीं, अब नहीं है। जब से तुम गए थे तब से मेरी भी दुनिया बदल गई थी। अब दुनिया की नजर में मैं नंदिता नहीं, अलायना हूं। जैसे तुम अभिनव नहीं, टाइगर हो। वैसे तुम अभी क्या कर रहे हो? अगर फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। अलायना ने कहा। यह सुनते ही अभिनव के होश उड़ गए। अलायना ने जब अभिनव को अपने घर बुलाया तो वो हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि वो उसके घर जाने के लिए हाँ कहे या ना। जब अभिनव कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा तो आखिर में अलायना ने पूछा, क्या हुआ अभिनव? हाँ या ना, कुछ तो कहो। अभिनव को एहसास हुआ कि अलायना से कुछ भी छुपाना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, अलायना, मेरी शादी हो चुकी है। इस वक्त अपना घर छोड़कर तुम्हारे घर पर आना अच्छा नहीं लगेगा। अरे शादी हो गई है? कब और कैसे? तुम्हारी शादी कैसे हो सकती है? तुम्हारी तो अभी शादी की उम्र भी नहीं हुई है। और भूल गए, जब हम छोटे थे तब तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम सिर्फ मुझसे शादी करोगे। अभिनव अलायना की ये बात सुनकर मुस्कुरा रहा था। अलायना के तेवर अभी भी वैसे ही थे जैसे बचपन में थे। वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखती थी। उसे सामने वाले से जो कहना होता था वो खुलकर बिना झिझके कह देती थी। आखिर में अभिनव ने अलायना को जवाब देते हुए कहा, बहुत लंबी कहानी है नंदिता, हम इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कल तुम मेरे घर आ रहे हो। हमें कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करनी है और इस बार मैं तुम्हारे मुंह से ना नहीं सुनने वाली हूं। अलायना के मुंह से ये सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई और उसने कहा, तुम टाइगर को ऑर्डर नहीं दे सकती हो नंदिता। नंदिता शब्द पर उसने अलग से जोर दिया था। यह सुनकर अलायना कुड़ते हुए बोली, मैं तुम्हें एक दोस्त की तरह तो ऑर्डर दे सकती हूं ना, या उसमें भी कोई दिक्कत है? अभिनव जोर से हंसा और बोला, नहीं नहीं, तुम्हें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हमें अब एक दूसरे से मिलना तो है ही, तो मैं आ जाऊंगा। मुझे भी तुमसे मिलकर तुम्हें बहुत कुछ बताना है। ठीक है, तो फिर मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं कल फोन करता हूं। ठीक है, लेकिन तुम फोन रखो उससे पहले क्या मैं ये जान सकती हूँ कि तुम्हारी शादी किससे हुई है? अलायना ने फोन काटने से पहले अभिनव से पूछा। अभिनव की शादी की बात उसके दिमाग से अभी तक निकली नहीं थी। अभिनव यह सवाल सुनकर एक पल के लिए हिचका और आखिर में बोला, अनन्या सिंह। जैसे ही अभिनव ने इतना कहा तो अलायना ने उधर से फोन काट दिया। अभिनव ने फोन कटते ही एक गहरी सांस ली और गाड़ी आगे बढ़ा दी। कुछ देर के बाद वो अनन्या के घर पहुंच चुका था। अनन्या के कमरे के बाहर पहुंचकर उसने देखा कि कमरे का दरवाजा बंद था। अभिनव ने दरवाजा खटखटा दिया। कुछ देर के बाद अनन्या ने दरवाजा खोला और बोली, क्या है? मैं कुछ देर के लिए सोना चाहता हूं। यह सुनते ही अनन्या खींचकर बोली, अच्छा, तुमने ऐसा भी क्या किया है जो तुम्हें इतनी नींद आ रही है? अनन्या यह क्यों कह रही थी, अभिनव को यह समझ आ गया था। वो अभिनव को कल रात के लिए ताना मार रही थी। अभिनव मन ही मन उसका चेहरा देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन बाहर उसने दिखावा करते हुए कहा, अनन्या, बात समझने की कोशिश करो। तुम क्या चाहती थी कि मैं उन लोगों से जाकर लड़ाई करूं? मैं इतने सारे लोगों से अकेले कैसे लड़ता? आखिर में अनन्या ने गुस्से में अपने कमरे का दरवाजा लगाया और अंदर चली गई। अभिनव बाहर खड़ा होकर बस उस दरवाजे को देख रहा था। अभिनव फिर से नीचे उतरा और सोने के लिए नौकरों के कमरे में चला गया। वो पूरी रात जागने के बाद इतना थक गया था कि शाम को भी नहीं उठा। उसकी नींद सीधे अगली सुबह जाकर खुली। वो जल्दी उठकर कमरे से बाहर आ गया था ताकि हरदेव को यह भनक ना लगे कि वो नौकरों के कमरे में सोया था। अगर हरदेव को पता चल जाता तो अभिनव और अनन्या दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती थी। जल्दी बाहर आकर उसने अनन्या के कमरे का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया था। वो दरवाजा खटखटा रहा था, लेकिन उधर से अनन्या कोई जवाब नहीं दे रही थी।
ऐसे में जब उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया तो पाया कि दरवाजा अंदर से लॉक नहीं था। उसने धीरे से दरवाजा खोला और कमरे के अंदर दाखिल हो गया। उसने देखा कि अनन्या कुर्सी पर बैठकर अपने पैरों पर लोशन लगा रही थी। उसके कानों पर हेडफोन लगे हुए थे और इसी वजह से उसे शायद दरवाजा खुलने की आवाज नहीं आई थी। इतने में अनन्या को भी कुछ सूझा और उसने अपना लोशन वाला हाथ रोक लिया। उसे ये लगा कि कुछ गड़बड़ है। ऐसे में उसने धीरे से अपनी नजर ऊपर की तो पाया कि अभिनव उसके कमरे में खड़ा था। जैसे ही अनन्या की नजर अभिनव से मिली तो वो जोर से चिल्ला पड़ी और उसने कुर्सी के पीछे टंगा टॉवेल उठाया और पैरों को ढक लिया। इधर क्या देख रहे हो, उधर देखो, अनन्या ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। अभिनव किसी रोबोट की तरह पलट गया। उसका चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया था। भले ही सच ये था कि ना अभिनव अनन्या से प्यार करता था और ना ही अनन्या अभिनव से, लेकिन फिर भी कुछ तो था जो दोनों को एक दूसरे की तरफ खींच रहा था कि तभी अनन्या जोर से उस पर चिल्लाई और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे मेरे कमरे में आने की? आई एम सॉरी, मुझे सच में आइडिया नहीं था कि तुम मुझे इस हालत में मिलोगी और मैं सीधे तुम्हारे कमरे में भी नहीं घुसा। मैंने काफी बार तुम्हारा दरवाजा खटखटाया, लेकिन जब तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मेरे पास सीधा अंदर आने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। अभिनव ने तुरंत अनन्या को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन जब वो अनन्या को सफाई दे रहा था तब उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो अनन्या को सफाई दे क्यों रहा है। अनन्या उसकी पत्नी है, नहीं? ऐसे में अभिनव को खुराफात सूझी और उसने कहा, अभी मान लो कि दादाजी हमारे, मेरा मतलब है तुम्हारे कमरे में आते, वो पहले तुम्हें ऐसा बैठा हुआ देखते और फिर मुझे तुम्हें ना देखते हुए देखते तो उन्हें कैसा लगता? कोई भी नॉर्मल इंसान अगर मुझे तुम्हें अपने ही कमरे में ना देखते हुए देखता तो पता नहीं क्या समझ बैठता। पागल आदमी, मेरे दादाजी कभी ऐसे दूसरों के कमरों में बिना पूछे नहीं घुसते हैं, अनन्या ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी चिड़ी हुई शक्ल देखकर अभिनव को काफी अच्छा लग रहा था। उसने अनन्या को चिढ़ाने के लिए तो ये बात कही थी। अभिनव को जैसे ही जरा सी हंसी आई तो इतने में अनन्या ने कहा, चलो अब मेरे कमरे से बाहर निकलो और जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर मत आना। जब मेरा हो जाएगा तब मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगी। अभिनव ने यह सुनकर एक गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मुझे भी काम पर जाने में लेट हो रहा है। मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, समझे ना? यह मेरा कमरा है, जब मेरा मूड होगा तब दरवाजा खोलूंगी। अनन्या ने जैसी अभिनव को फटकारा तो इतने में उसे बाहर से आवाज आई, अनन्या दरवाजा खोलो। यह आवाज सुनकर अनन्या और अभिनव दोनों के होश उड़ गए थे। यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि हरदेव पाल सिंह की थी। अपने दादा की आवाज सुनकर अनन्या का दिल जोरों से धड़कना शुरू हो गया था। इतने में उसे फिर से आवाज आई, अभिनव अंदर है क्या? अनन्या की नजर तुरंत अभिनव पर जा टिकी। अभी तक जो अनन्या अभिनव को गुस्से भरी नजरों से देख रही थी, अब वही अनन्या आंखों ही आंखों में अभिनव से मदद मांग रही थी। मैं अंदर ही हूं। यह सुनते ही अनन्या की जान में जान आ गई थी। लेकिन इतने में उधर से हरदेव ने कहा, क्या मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूं? मुझे अनन्या से कुछ जरूरी बात करनी है। दादाजी, पर मैं अभी तैयार हो रही हूं। अनन्या के मुंह से घबराहट के मारे निकला। इतने में अभिनव की नजर अनन्या से जा टकराई। इससे पहले कि वो कुछ कहता, अनन्या ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया था। ऐसे में अभिनव ने कहा, हाँ एक्चुअली हम दोनों ही तैयार हो रहे हैं। तैयार हो रहे हो? सुबह हो चुकी है, सूरज सिर पर चढ़ रहा है और तुम दोनों अभी तक कमरे में तैयार हो रहे हो, वाह। उधर से हरदेव ने उन दोनों पर गुस्सा करते हुए कहा। हरदेव पाल सिंह कमरे के अंदर आ गए थे। उन्होंने जैसे ही अनन्या और अभिनव को इस हाल में देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और कहा, ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम दोनों इस कंडीशन में होंगे। अनन्या, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मेरी अभी एक अपॉइंटमेंट है और तुम मेरे साथ उस अपॉइंटमेंट के लिए आ रही हो। अनन्या ने जैसे ये बात सुनी तो उसने अभिनव को अपने से दूर कर लिया, लेकिन अभिनव का हाथ अभी भी अनन्या की कमर में था। अनन्या ने हरदेव पाल सिंह की तरफ देखते हुए पूछा, अपॉइंटमेंट? किस चीज की अपॉइंटमेंट?
उसके बारे में हम नाश्ते पर बात करेंगे, लेकिन जरा जल्दी करना क्योंकि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हरदेवपाल सिंह ने कहा और अनन्या के कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद भी अनन्या को अपने कानों के सुने पर विश्वास नहीं हो रहा था। हरदेव उससे अकेले में बात करना चाहता था। क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो, अभिनव ने अनन्या को छेड़ते हुए कहा। अभिनव की आवाज सुनते ही अनन्या ने फिर से अपने गुस्से वाला रूप धारण किया और भारी सी आवाज में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? कुछ देर के बाद जब अभिनव हॉल में पहुंचा तो उसने देखा कि हरदेवपाल सिंह अनन्या से कुछ जरूरी बात कर रहे थे। AK प्राइवेट लिमिटेड हमें एक डील दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस डील के दौरान तुम हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करो। अगर हमें ये कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना है तो इसके लिए तुम्हारा मीटिंग में होना जरूरी है। जब अभिनव के कानों में हरदेवपाल सिंह की ये बात पड़ी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने अकरम को जो काम दिया था, अकरम उसे पूरा कर रहा था। अभिनव अनन्या को उसी के परिवार में उसकी खोई हुई पोजीशन फिर से दिलवाने वाला था। इस दौरान शर्मिला ने भी हरदेव की बात सुनी और अनन्या के पास आकर बोली, आय हाय, तब तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए। शर्मिला को भी अनन्या के लिए ये मौका किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था। अनन्या ने कहा, तो हम आपकी गाड़ी में साथ चलेंगे या मैं अपनी गाड़ी लेकर आपके साथ चलूं? अनन्या की आवाज में उसकी खुशी साफ झलक रही थी। अभिनव दूर खड़ा होकर उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। अनन्या ऐसे मुस्कुराते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। इतने में हरदेव ने अनन्या की बात के जवाब में कहा, हम दोनों अलग अलग गाड़ी में जाने वाले हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया तो उसके बाद तुम्हें तुम्हारी कंपनी के ऑफिस में जाना पड़ेगा। इतना कहते ही हरदेवपाल सिंह वहां से बाहर निकल गए थे और अनन्या उनके पीछे पीछे चली जा रही थी। उन लोगों के निकल जाने के बाद अभिनव भी उनके पीछे जा रहा था। अभिनव कुछ देर के बाद अपने ऑफिस पहुंच चुका था। जैसे ही वो अंदर आया तो उसे सबसे पहले जैनी नजर आई। जैनी की नजर जैसे ही अभिनव से मिली तो उसने हिचकिचाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, गुड मॉर्निंग अभिनव जी। अभिनव भी उसकी ये बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग, और फिर वो ऑफिस में दाखिल हो गया। जिस तरह से जैनी ने उससे बात की, उसे सुनकर अभिनव समझ गया था कि ऑफिस में उसके बारे में फिर से कुछ गॉसिप शुरू होने वाली थी। वो इन चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि अलायना का फोन था। उसने तुरंत फोन उठाया और कहा, हेलो नंदिता। नंदिता नहीं, अलायना। मैंने तुम्हें ये पूछने के लिए फोन किया है कि तुम 4 बजे तक अवेलेबल हो जाओगे। मैं तुम्हें पिक करने के लिए अपने किसी आदमी को भेज दूंगी। बाद में वो तुम्हें ड्रॉप भी कर देगा। उधर से अलायना ने कहा। अभिनव ने उसकी बात सुन एक पल के लिए सोचा और आखिर में बोला, ठीक है, चलेगा। इसके बाद अभिनव अगले 3 घंटे तक अपने ऑफिस का काम बेमन से निपटाता रहा। कुछ देर के बाद लंच हो गया था। अभिनव उठा और सीधे कैंटीन की तरफ बढ़ने लगा। वहां अभिनव के अलावा और भी बहुत सारे लोग लंच करने के लिए आए थे। जैसे ही वहां बैठे लोगों की नजर अभिनव पर पड़ी तो उनके हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया। वो सब बस अभिनव को देख रहे थे। अभिनव ने उनमें से एक को भी पलट कर नहीं देखा और अपना लंच लेने के लिए काउंटर पर चला गया। यही है वो आदमी जो आज भी काम पर लेट आया था, और तुम्हें पता है ये ऑफिस में असिस्टेंट की नौकरी करता है। ये तो जेनी ने इस बारे में अकरम सर को कुछ नहीं बताया, वरना इस आदमी की जॉब चली जाती। अभिनव ने उसे फिर से कोई जवाब नहीं दिया। वो मन ही मन हंस रहा था। उसने बस अपना खाना लिया और टेबल पर जाकर बैठ गया। वो किसी से बात नहीं करना चाहता था, लेकिन एक आदमी जो उससे थोड़ी दूरी पर बैठा था, उसने कहा, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा यार कि जेनी ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं 2 मिनट लेट हुआ था तो जेनी ने मुझे सीधा फायर करने की धमकी दी थी, लेकिन ये आदमी पूरे 2 घंटे लेट आया और जेनी ने इसे कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि इसके मैनेजर को इस बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला है, लेकिन ये बात मैनेजर से ज्यादा टाइम तक छुपी नहीं रहने वाली है। आज नहीं तो कल
वो इस लड़के के खिलाफ एक्शन जरूर लेगा, एक दूसरे लड़के ने कहा। तभी अभिनव से एक लड़की ने पूछा, तुम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट का काम करते हो? अभिनव इस आवाज को सुनते ही पहचान गया था कि ये किसकी आवाज है। ये उसके कॉलेज की साथी कामिनी की आवाज थी। कामिनी भी यही नौकरी करती थी। कामिनी अभिनव के सामने आकर बैठी और बोली, अगर तुम इतनी छोटी सी नौकरी करते हो तो उस दिन तुमने रियूनियन पार्टी में इतना मोटा बिल कैसे चुकाया था? अभिनव ने उसकी बात के जवाब में कहा, अगर तुम भी अपने अगले वर्ल्ड टूर के लिए जाने वाली थी तो फिर यहां नौकरी क्यों कर रही हो? अभिनव के मुंह से ये बात सुन कामिनी एक पल के लिए जम गई थी। उसका मुंह सूखने लगा था। जब उससे अभिनव को देने के लिए कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कहा, फिर भी मैं कम से कम तुमसे तो बेटर पोजीशन पर ही हूं। यह सुनकर अभिनव को हंसी आ गई। उसने खीरे का एक टुकड़ा उठाया और चबाते हुए बोला, तो इसका मतलब तुम इस दिन झूठ बोल रही थी? तुम क्या मुझे ताना मारने का मौका ढूंढ रहे थे? एक बात बताओ, यहाँ बैठे सब लोग तुम्हारे बारे में बात करना पसंद करते हैं, लेकिन तुमसे कोई बात करना पसंद नहीं करता। कम से कम मैं तुम्हारे साथ बैठकर खाना तो खा रही हूँ, फिर भी तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो। अभिनव ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो कामिनी को इग्नोर कर चुपचाप अपना खाना खा रहा था। ये देख कामिनी झल्लाई और गुस्से में बोली, ये एटीट्यूड तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा अभिनव, बहुत भारी पड़ेगा। इसके बाद कामिनी ने अपनी थाली उठाई और खाना खाने के लिए दूसरी जगह जाकर बैठ गई। अभिनव को कामिनी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो फिर से अपने ऑफिस आया और उसने बाकी का काम खत्म करना शुरू कर दिया। तभी अभिनव के फोन पर मैसेज आया। ये मैसेज अलायना का था। उसने अभिनव को लेकर आने वाली गाड़ी की डिटेल्स भेजी थी, जो ऑफिस के गेट पर अभिनव का इंतजार कर रही थी। जैसे ही अभिनव लिफ्ट से निकलकर ऑफिस के दरवाजे से बाहर आया तो उसने देखा कि दरवाजे पर एक महंगी सी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी के बाहर खड़ा था। अभिनव को आते देख उसने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और अभिनव से कहा, अभिनव सर चले। पीछे से आ रही कामिनी ने जब यह सब देखा तो उसके होश उड़ गए। एक ड्राइवर इतनी महंगी सी गाड़ी का दरवाजा खोलकर खड़ा था, वो भी अभिनव के लिए। यह बात कामिनी को हजम नहीं हो रही थी। उसे अभिनव पर शक होने लगा था। इधर अभिनव गाड़ी में बैठ गया। अचानक से उसकी नजर कामिनी के चेहरे पर पड़ी। उसका मुंह खुला का खुला था और वो बस अभिनव को देखती जा रही थी। इतने में ड्राइवर ने अभिनव से पूछा, सर म्यूजिक ऑन कर सकता हूं? अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और बोला, लेकिन हम लोग जा कहाँ रहे हैं? अलायनास पैराडाइज, ड्राइवर ने कहा। यह नाम सुनते ही अभिनव के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर कामिनी ने जब अभिनव को उस गाड़ी में जाता देखा तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया था। अब आगे क्या होने वाला था? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।